Hello friend, welcome back to again this video. I hope everyone is having a good time. जैसा कि हमने कल ज्योग्राफी का फर्स्ट सेशन लिया था, उस पे हमने कुछ बहुत चीज़ें कवर करी थी। तो उस पे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है और इसके जो स्रोत है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उसके बारे में देखा था। और फिर हमने क्रस्ट मेंटल कोर इसको समझा था। देन और जो असंबद्धताएं होती है हमने उसको भी समझा था, जो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इसको, कोनार्ड मोहर है बेटीगुडिन बकलैम। तो देन आज हम ज्वालामुखी और भूकंप को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी को कवर करते हैं, वोल्केनो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा ज्वालामुखी है, एक मिनट थोड़ा इसको हम चेंज कर लेते हैं। ज्वालामुखी, ओके, आई एम सॉरी, ये सही है। तो जो ज्वालामुखी है जिसको हम वोल्केनो कहते हैं, ओके, तो इस टॉपिक को आज हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि जो ज्वालामुखी है इसकी प्रक्रिया क्या है, ये कैसे होती है और ज्वालामुखी में कितने टाइप होते हैं, ये सब हम कवर करेंगे। बट इसको समझने से पहले हमें महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तनिक, ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है और जो प्लेट विवर्तनिक का जो सिद्धांत है, इसको हमें समझना होगा। लेकिन अगर हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए हम महाद्वीपीय विस्थापन है, महाद्वीपीय विस्थापन, ओके, विस्थापन और प्लेट विवर्तनिक प्लस प्लेट विवर्तनिक, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेंगे क्योंकि इसमें ना ये काफी लंबा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लाइक जैसे आपका महाद्वीपीय जो विस्थापन का सिद्धांत है वो किसने दिया था, ठीक है, फिर इस सिद्धांत में क्या क्या है, और मेंस में डायरेक्टली लिखने को आता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करो। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स है और बहुत सारी चीजें हमें अच्छे से पढ़नी है। देन इसमें ही हम पढ़ेंगे आपका सममोहनी धारा का सिद्धांत, ठीक है, जिसको कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कहते हैं। देन इस पे ही हम महासागरीय नितल का सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है जिसको कहते हैं कि सागर फैल रहा है, ठीक है, ये पूरी इसके अंदर ही प्रोसेस होती है। फिर प्लेट टेक्टोनिक में हम प्लेटों के प्रकार पढ़ेंगे और प्लेट जो होती है मूवमेंट कैसे करती है। फिर हम पढ़ेंगे ओशियन प्लेट और ओशियन कॉन्टिनेंट प्लेट, कॉन्टिनेंट प्लेट। तो ये सब हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि सॉरी अपसारी सीमा क्या होती है और अभिसारी क्या होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो ज्वालामुखी और भूकंप का पूरा लिंक इससे करता है, यानी कि जब ये हमें टॉपिक समझ में आएगा तब हम ज्वालामुखी और भूकंप को और अच्छे समझ पाएंगे। लेकिन डोंट वरी, मैं इसको ऐसा समझाऊंगा कि लाइक अगर हमने अभी ये नहीं भी पढ़ा है फिर भी ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें अभी अभी के टाइम में अगर मैं कुछ बताऊं तो लाइक अभी हमें क्या समझना चाहिए कि जिससे हमें ज्वालामुखी और भूकंप वाला टॉपिक समझ में आ जाए। तो एक टॉपिक है, उस टॉपिक का हम थोड़ा सा उससे गो थ्रू हो जाते हैं, फिर बाकी हम देखते रहेंगे, ठीक है। एक होता है सममोहनी धारा का सिद्धांत। तो ज्वालामुखी को समझने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। संवहनी धारा का सिद्धांत, ये धारा लिखा है, थोड़ा गलत लग रहा है, संवहनी धारा का सिद्धांत, ठीक है। तो जो संवहनी धारा का सिद्धांत है, इस संवहनी धारा के सिद्धांत को कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है हमें ये देखना होगा कि लाइक सबसे पहले कि ये दिया किसने था, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑर्थर होम्स ने दिया था, ठीक है। ये सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, इसको छोड़ दो। बट खाली बस समझ लो बस संबंध का सिद्धांत क्या होता है। लाइक जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि ये आपका इनर कोर हो गया, फिर उसके बाहर आपकी आउटर कोर होती है। देन जो मेंटल है ना, मेंटल में एक प्रोसेस होती है। तो मेंटल में क्या होता है कि जो हमारा मैग्मा होता है वो ऐसे ऐसे बाहर को आएगा यहाँ से, वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव डिके या वो जो भी प्रोसेस होती है, तो वहाँ से ये बाहर को आता है। तो जब ये बाहर को आएगा मेंटल से, तो ये आपका जो लिथोस्फीयर है उसमें टकराएगा, तो फिर जो बाहर की जो क्रस्ट हमारी उसमें टकराएगा, तो लाइक बाहर ने थोड़ा अंदर साइड को, तो ये इस साइड को मूव कर जाता है और ये इस साइड को मूव कर जाता है, ठीक है। फिर ऐसे नीचे को आएगा ये, फिर ऐसी पूरी एक सर्किल बन जाती है इसकी, ठीक है। तो फिर ऐसी प्रोसेस होती रहती है, ये प्रोसेस ऐसे मतलब चलते रहती है, पूरी एक स्टेप से चलती रहती है। इधर को पुश कर रहा है, 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 ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर को मैग्मा जा रहा है, लाइक ये देखो, जब यहाँ से मैग्मा जाएगा ऊपर ऊपर को, तो ये जो अंदर की मटेरियल है ना, तो ये बाहर को आएंगे, तो ये इसको धक्का दे रहा है इधर को। तो ये कुल मिला के इन शॉर्ट ये है आपकी संवहनी धारा, जिसको हम संवहनी धारा का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि संवहनी धाराएं पृथ्वी के मेंटल में उत्पन्न होती है, जैसा कि मैंने बताया। तो इन संवहनी धाराओं की उत्पत्ति का जो कारण है वो रेडियो
धर्मी जो तत्व है उनकी उपस्थिति को माना गया है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उसके कारण ये सब होता है। तो इसमें क्या होता है कि मेंटल में जो टेम्परेचर में डिफरेंस वगैरह ये सब मेंटल में आ जाता है, तापमान में भिन्नता यहाँ पे होती है। तो जो मेंटल होगा वहाँ पे समोन्नय धाराएं आंतरिक ऊर्जा के स्थानांतरण के माध्यम से क्रस्ट में क्षैतिज गतियां उत्पन्न करती है। यानी कि मेंटल से जो हमारा क्रस्ट है वहाँ पे ऊपर को मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसको एक पुश करेगा, ठीक है, धक्का मारेगा, तो उससे जो फिर लाइक जो प्लेट है ना उन पे आपका एक जब नीचे से एक पुश आएगा तो प्लेट पे एक धक्का लगेगा। जब प्लेट में धक्का लगेगा तो प्लेट खिसकती है, ठीक है, तो ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं, बट वो फिर अलग ही टॉपिक होगा प्लेट कैसे खिसकती है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। बस अभी हम इतना याद कर लेते हैं कि ज्वालामुखी जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए समोन्नय धारा का जो सिद्धांत है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है उत्तरदायी कारक है ज्वालामुखी को उत्पन्न करने के लिए, ये सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक है। और दूसरा एक है जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। वैसे तो कन्वर्जेंट भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, लेकिन जो डाइवर्जेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट में क्या होता है कि लाइक जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, अगर ये हैवी प्लेट है और ये हैवी प्लेट है और एक कम हैवी है, ठीक है, यानी कि ये भारी है और ये कम भारी है, तो जो भारी प्लेट होगी जब ये आपस में टकराएंगे ये ऐसे आएगा, इधर को आएगा, दोनों आपस में ऐसे पास आएंगे, तो जो हैवी प्लेट है वो हमेशा नीचे चले आती है। तो जब हैवी प्लेट नीचे जाएगी तो फिर ये आपस में टकराती है, तो फिर जितना डीप जाएगी फिर अंदर वहां पे एक मोमेंट होगा, ठीक है, फिर वहां पे से ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ऐसे ऐसे बाहर को आएगा, ठीक है। तो जो डाइवर्जेंट है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसको होने में, जो हम ज्वालामुखी की बात कर रहे थे। तो अब हम बिना किसी देरी के इसको डायरेक्टली समझते हैं कि ज्वालामुखी का जो पूरा प्रोसेस है ये होता क्या है। तो फर्स्ट थिंग की जो ज्वालामुखी प्रोसेस है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में बताओ तो दुर्बल ताप मंडल, ठीक है। कल भी हमने बोला था कि जो मैग्मा वगैरह होता है वो दुर्बल ताप मंडल में ही आपका सब पूरी प्रोसेस होती है। दुर्बल ताप मंडल, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया है। तो दुर्बल ताप मंडल में जो मैग्मा है वो आपका पिघलता है, तो वहीं पे ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है मैग्मा की। देन फिर जब मैग्मा आपका क्रस्ट से बाहर आ जाएगा तो जमीन में उसको लावा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी समझने की बात है। जब अंदर होगा उसको मैग्मा कहेंगे, जब ये बाहर आ जाएगा क्रस्ट में तो इसको लावा कहेंगे, ठीक है। तो ये भी पूछ जाए कभी कभी कि बाहर जब आ जाता है उसको लावा कहते हैं, अंदर होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। देन अब जो ये ज्वालामुखी है इसके कारण और क्या क्या कारण है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कारण है। लाइक सबसे बड़ा कारण तो अभी हमने बताया, ठीक है। देन एक तो समोन्नय धारा का सिद्धांत, ठीक है, ये भी एक कारण है। दूसरा जो प्लेट टेक्टोनिक है, ठीक है, यानी कि प्लेट आपस में टकराती है, वो भी एक कारण है। और जो डाइवर्जेंट है वो भी एक कारण है। और जो भूकंप है वो भी एक कारण है, ठीक है। भूकंप वगैरह आने के कारण क्या है, जब प्लेट आपस में टकराएंगी तो तभी तो भूकंप आता है। तो जब प्लेटें टकराएंगी तो एक प्लेट भारी वाली नीचे आएगी, जब वो नीचे आएगी तो वो पिघल जाएगी, जब पिघलेगी तो वहां से इरप्शन होगा। तो ऐसे करके इसको हम समझ सकते हैं। और फिर क्या होता है कि लाइक ऐसा भी होता है कभी कभी जो पहाड़ होते हैं ना वहाँ पे दरारें होती है, तो जो दरारें हैं उन दरारों के माध्यम से जो पानी होता है वो अंदर जाता है। जब पानी अंदर जाएगा तो फिर एक अंदर हीट है ऑलरेडी, तो हीट और पानी का मिक्सचर होगा तो वहां से गैस निकलेगी, वाष्प निकलेगा, तो ये पूरा रूट बना देता हो, तो वहां से भी इरप्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन फिर और क्या प्रोसेस है कि लाइक कई बार जो ऊपर की चट्टान होती है उसका दाब कम होता है। देन दाब में होने वाली कमी से फिर क्या होता है कि जो चट्टानें तो वो पिघल जाती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसको हम समझ सकते हैं। और कल हमने पढ़ा था कि जब हम 32 मीटर गहराई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वैसे ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो जितना हम डीप जाएंगे तो एक फिक्स डीपनेस जो होती है वहां तक जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। तो लगातार टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो सिंपल सा लॉजिक है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो अंदर जितने हार्ड रॉक होंगी या जो भी आपका मटेरियल होगा, मिनरल्स वगैरह, वो आपके मोल्टन फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेमी लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। तो ये भी एक रीजन है कि ज्वालामुखी इसलिए भी इरप्ट होता है। अगर अंदर सब सॉलिड होता तो ज्वालामुखी इरप्ट कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि मेंटल में सेमी लिक्विड फॉर्म में पाता है, तो दैट्स वाई वहां पे ज्वालामुखी इरप्शन होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे लॉजिक है जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। देन इसके बाद अब हम डायरेक्ट इसको आगे को बढ़ाते हैं। तो इसको आगे को बढ़ाने से पहले हमें दो चीज समझनी बहुत जरूरी है। एक होता है लावा, एक होता है आपका मैग्मा, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया था। लावा क्या होता है कि जब बाहर आ जाता है मैग्मा क्रस्ट से, दैट इज कॉल्ड लावा। और जब अंदर रहता है तो मैग्मा, ठीक है। लाइक सपोज करो ये आपकी वोल्केनो है और ये आपका वेंट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सीन है ये ऐसे जब आएगा यहाँ को आएगा तो अंदर ये मैग्मा सेमी लिक्विड फॉर्म में, जब ये बाहर आ जाएगा ऐसे ऐसे फैलेगा 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 तो इसको लावा कहेंगे, ठीक है। तो दैट इज, अब इसको समझने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं। तो वो है आपका, एक होता है बेसाल्टिक लावा
बेसाल्टिक कैसे लिखते हैं, सॉरी बेसाल्टिक नहीं, एक होता है अम्लीय लावा, अम्लीय लावा, एक होता है क्षारीय लावा, ठीक है, क्षारीय लावा। तो क्षार को हम बेस कहते हैं, तो बेसिक लिख देता हूँ यहाँ पे, बेसिक लावा, और अम्ल को हम क्या कहते हैं, आपका एसिड कहते हैं, ठीक है, तो एसिडिक लावा। ओके, तो इसको हम यहाँ पे से इसका डिफरेंस समझ लेते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है, क्योंकि यही हमें पूरा वोल्केनिक में जो टाइप है इसकी उसको समझने में मदद करेगा। अम्लीय लावा और बेसिक लावा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं इधर का जो भी है। तो अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि जो आपका अम्लीय लावा है, ठीक है, ये गाढ़ा होता है, तो कुछ बहुत प्रॉपर्टी लिखते हैं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं गाढ़ा, गाढ़ा मतलब कि अभी बताऊंगा, ठीक है, कैसे लिखते हैं गाढ़ा, यानी कि जो ज्यादा चिपचिपा होगा, ज्यादा चिपचिपा। ओके, तो अम्लीय लावा आपका ये ज्यादा गाढ़ा होता है, यस, और जो क्षारीय लावा होता है ये कम गाढ़ा होता है, ठीक है, यानी कि विस्कोसिटी, ठीक है, जब हम गाढ़े की बात करेंगे तो हम वहां पे याद रखो, हम कहेंगे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं देवनागरी में, इंग्लिश में तो ऐसे लिखते हैं शायद, विस्कोसिटी, आई थिंक, ठीक है, जो भी गलत स्पेलिंग है तो कैसा ही कर लेना। तो ये हो गया। तो जो एसिडिक लावा होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, लाइक जैसे आपका जो शहद होता है ना, शहद, तो शहद क्या होता है, गाढ़ा होता है, और पानी पतला होता है। तो जब हम, ये स्लोप है, यहाँ से अगर हम पहले शहद है, शहद को जब हम नीचे को गिराएंगे तो धीरे धीरे आएगा, बहुत धीरे धीरे, और फिर ये नेक्स्ट स्लोप है, यहाँ पे जब हम पानी को डालेंगे तो स्पीड में आएगा एकदम। तो किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी मतलब कि लाइक उसकी सांद्रता, ठीक है, यानी कि वो ज्यादा गाढ़ा है, तो शहद ज्यादा गाढ़ा है, पानी कम गाढ़ा है, जल्दी कौन आएगा, पानी, और शहद धीरे धीरे आएगा। तो इसीलिए जो एसिडिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, और यही वोल्केनिक जो वोल्केन है उसके टाइप को समझने में मदद करेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, विस्कोसिटी वाला जो मैंने बताया यहाँ पे, ज्यादा चिपचिपा ज्यादा गाढ़ा कौन होता है। तो जो दोबारा बता दे रहा हूँ, अम्लीय ज्यादा गाढ़ा होता है और जो क्षारीय होगा वो कम गाढ़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। देन जो नेक्स्ट हम इसमें अगर हम समझे तो और क्या हो सकता है, हम्म, इसको कैसे बताऊं, लाइक पहले थोड़ा ही देख लेते हैं। हाँ, जो एसिडिक होता है ना उसका भार और उसका घनत्व कम होता है, ठीक है, तो घनत्व की बात करते हैं, घनत्व, एसिडिक का घनत्व क्या होता है, कम, और जो क्षारीय वाला होता है इसका घनत्व ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब घनत्व ज्यादा होगा तो भार भी ज्यादा होना चाहिए ना भाई, भार, तो भार इसका क्या होगा, कम, इसका घनत्व कम है, तो इसका और क्षारीय का घनत्व ज्यादा है तो इसका भार भी ज्यादा होगा। तो यहाँ से हमें तीन चीज समझ गई, विस्कोसिटी ज्यादा किसकी, गाढ़ा कौन है, घनत्व, और भार किसका कम है, किसका ज्यादा है, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा अम्लीय वाला है इसका जो गलनांक है, ठीक है, वो अधिक होता है, इसका गलनांक क्या होगा, अधिक होगा, और जो क्षारीय वाला है उसका गलनांक कम होता है, ठीक है, इसको ऐसे ही समझ लेंगे। ये सीधे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक वैसे तो मेंस का टॉपिक है बट प्रीलिम्स में भी काफी पूछा था इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो देन इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि लाइक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अम्लीय लावा होता है उसमें सिलिका का जो कंटेंट होगा, ठीक है, ऐसा मतलब सिलिका, तो उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें अम्लीय वाले में, ठीक है, और जो क्षारीय वाला होगा उसमें सिलिका की मात्रा कम होगी, ठीक है, और तो सिंपल सी बात है, जब इसमें सिलिका की मात्रा कम है तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी, तो इसमें आयरन और मैग्नीज की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, याद रखना है, क्षारीय वाले में किसकी मात्रा कम होती है, सिलिका की, और इसमें किसकी मात्रा होगी फिर ज्यादा, आयरन और मैग्नीज की, दैट्स वाई इसका घनत्व ज्यादा होगा, इसका भार ज्यादा होगा, ठीक है, ये हमने देखा है यहाँ पे, घनत्व और भार ज्यादा होगा इसका। देन अब हम यहाँ पे से दो चीज समझ सकते हैं, सपोज करो ये वॉल्केनो है, ठीक है, और एक वॉल्केनो ये है, अभी इरप्ट हुआ, ठीक है, ये आपका क्षारीय है, ये आपका अम्लीय है, तो हमने अभी देखा कि जो अम्लीय, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ए फॉर अम्लीय, और ये क्षारीय सी, ठीक है, इसी, जो अम्लीय अभी हमने देखा कि जो अम्लीय वाला होता है ज्यादा गाढ़ा होता है, तो सिंपल सी लॉजिक लगाओ, जो ज्यादा गाढ़ा होगा
वो क्या करेगा, ठीक है? लाइक अब जो ज़्यादा गाढ़ा होगा वो बहुत टाइम लगाएगा, धीरे-धीरे आएगा ऐसे, 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 ऐसे। तो वो इकट्ठा होता रहेगा, आप आस-पास में इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है? तो सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा गाढ़ा है तो वो मतलब बहुत टाइम लगाएगा नीचे को जाने में। तो पहले आपस में ऐसे यहीं पे इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है? ऐसे यहीं पे आपका पूरी एक लेयर बना देगा। ऐसे और लंबा होता रहेगा और लंबा होता रहेगा। इस टाइप से बना देगा ये। और जो छारी वाला है, तो छारी वाला क्या है, पतला है, ठीक है? यानी कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। तब जब कोई चीज़ ज़्यादा गाढ़ा नहीं होती तो स्लोप से ऐसे-ऐसे और नीचे को आता रहेगा वो। तो फैलता रहेगा वो, दूर-दूर तक फैलेगा। क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा है नहीं है वो। तो ये आपका ऐसे खड़ा कोन नहीं बनाएगा, ठीक है? ये तो आपका कोन कोन बना दे रहा था ऐसे। बट ये कोन नहीं बनाएगा, ये ऐसे शील्ड टाइप का बना देगा ये। अब इसको समझेंगे शील्ड और ये क्या होता है, बस अभी इतना समझ लो अम्लीय और क्षारीय में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो मेन मकसद ये था इसको समझाने के लिए, क्योंकि इससे ही हमारा पूरा टॉपिक क्लियर होगा। तो अब हम यहाँ पे से हमने 2 चीज़ देखी, कि जो अम्लीय वाला था, वो गाढ़ा है, जब वो गाढ़ा है तो आपस में इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है? और ऐसे ही लंबा-लंबा वहीं पे कोन बना रहा है। तो और जो छारी वाला है वो क्या बना रहा है? मैंने कहा दूर तक फैल रहा है, तो शील्ड जैसा बना रहा है। तो हमने एक चीज़ समझी कि जो छारी लावा होगा, वो हमेशा याद रखना, वो मैक्सिमम टाइम शील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? शील्ड, यानी कि ऐसे। ये होते हैं ना अमेरिकन, जो कैप्टन अमेरिका, उसकी जो शील्ड होती है, ऐसे शील्ड बनाएगा कि दूर तक फैलेगा वो, ऐसे दूर तक फैलेगा, ठीक है? तो शील्ड कौन बनाएगा याद रखो, तो शील्ड टाइप के जो वोल्केनो होंगे, या हम इसको गुम्बद भी कह सकते हैं, शील्ड या गुम्बद। तो ये किसकी विशेषता है? जो छारी लावा होगा, तो उसकी विशेषता है कि वो शील्ड बनाएगा और गुम्बद बनाएगा। और मैंने उसका सबसे बेस्ट लॉजिक दिया, सांद्रता, यानी कि जो विस्कोसिटी होती है, ठीक है? कौन कितना गाढ़ा है। तो छारी वाला था आपका कम गाढ़ा, तो इसलिए दूर तक फैलेगा, तो शील्ड बनाएगा। देन जो अम्ली वाला था वो क्या बनाएगा, फिर वो कोन बनाएगा मोस्टली, ठीक है? वो खड़ा टाइप का आपका वोल्केनो बनाएगा, ऐसे लंबे लंबे वाले। और हाँ, एक और चीज़ मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? इसको मिटा देता हूँ, ऊपर वाला हमने कर लिया है। जब मैंने बोला कि जो अम्ली वाला है वो कौन बनाएगा, तो वो गाढ़ा है, तो धीरे-धीरे ऐसे आएगा, यहीं पे जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो ये जमा हो गया, तो नीचे से तो आपका जो मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करेगा ना, तो जैसे-जैसे बाहर को आएगा वो धक्का मारेगा इसको, फिर दोबारा जमा हो जाएगा, फिर और धक्का मारेगा, दोबारा जमा हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो फिर जमा हो जाएगा, फिर एक टाइम बाद से नीचे से और भयंकर वाला धक्का लगेगा। तो ये विस्फोटक टाइप के होंगे, ठीक है? विस्फोटक, तो ये हमें याद रखना है। तो विस्फोटक टाइप के कौन होंगे? जो एसिडिक वाले होंगे, ठीक है? यानी कि जो अम्लीय प्रकृति वाले आपके वोल्केनो होंगे, वो विस्फोटक प्रकार के होंगे। विस्फोटक क्यों? क्योंकि उनका जो लावा है, उनका जो मैग्मा है वो बहुत गाढ़ा है। जब गाढ़ा है तो वो बार-बार जिस वेंट से निकलेंगे, वेंट मतलब जो छेद होता है, ठीक है? तो जिस वेंट से जो नली होती है, नली, जिस वेंट से वो निकलेंगे तो वहाँ पे बार-बार रुकावट का काम करेगा। तो क्योंकि वो गाढ़ा है, ऐसे-ऐसे आपस में जमा होता रहेगा। तो फिर एक टाइम में क्या होगा कि एक भयंकर वाला धक्का लगाएगा पीछे से, देन फिर वो स्पीड में से बाहर निकलेगा, दूर-दूर तक फैलेगा ऐसे, ठीक है? ऐसे-ऐसे दूर तक फैल जाएगा, इसके जो पाइरोक्लास्ट कहते हैं उसको, ठीक है? पाइरोक्लास्ट, या फिर लाइक और क्या कहते हैं, छोटे-छोटे लाइक लैपिली भी कह सकते हैं इनको। लैपिली मतलब होता है कि जो मटर के दाने के आकार के होंगे, या फिर प्यूमिस भी कहते हैं लाइक, ठीक है? यानी कि छोटे-छोटे टुकड़े जब आएँगे, ठीक है? मतलब मेन ये याद हो कि पाइरोक्लास्ट कहते हैं, सब चीज़ वैसे ही है। पाइरोक्लास्ट मतलब कि बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े, चट्टान के टुकड़े नीचे से आएँगे, ठीक है? एकदम बहुत ही भयंकर विस्फोट से निकलेंगे। ऐसे समझ लो, उसको पाइरोक्लास्ट कहते हैं। ये अम्लीय प्रकार का जो लावा है, ये आपका इसमें मदद करता है, ठीक है? तो हम अम्लीय प्रकार का लावा समझ के, हम क्षारीय प्रकार का लावा समझ के, हम ये समझ गए कि जो क्षारीय प्रकार का लावा वो शील्ड टाइप के वोल्केनो बनाता है, और गुम्बद टाइप के, उसके पीछे हमने रीज़न दिया। और ऐसे ही हम अम्लीय प्रकृति भी समझ गए, और इसमें भी हमने रीज़न दिया कि वो क्या बनाएगा, ठीक है? अब एक बार वोल्केनो थोड़ा समझ लेते हैं कि वोल्केनो में एक प्रोसेस है, उतना कुछ है नहीं बट फिर भी देख लेते हैं। लाइक जैसे ये वोल्केनो था, तो एक इसकी एक इसको नली कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको वेंट भी कहते हैं, ठीक है? वेंट। तो यहीं से आपका ये जो मैग्मा बाहर निकलता है, तो फिर यहाँ पे से एक गोल गोल लाइक यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इसको हम क्रेटर कहते हैं, ठीक है? गड्ढे टाइप का बनेगा यहाँ पे क्रेटर। क्या होगा? क्रेटर, CRATER, ठीक है? फिर जब ये जो जो गड्ढा है यहाँ से बाहर निकल रहा है, जब ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है? जैसे अभी ये छोटा है, तो लाइक इसे एक बार समझते हैं। कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है? तो अब सपोज करो कि जो ये था, ये अब और बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया है, ठीक है? तो इसको कोल्डेरा कहते हैं, कोल्डेरा, ठीक है? कोल्डेरा। तो जब जो छिद्र होता है, वेंट, नली, इसका जब यहाँ पे से ये मैग्मा बाहर निकलेगा लावा बन के,
तो इसका छेद यहाँ पे छोटा है तो उसको क्रेटर कहते हैं। जब ये छेद बड़ा हो जाएगा उसको कॉल्डेरा कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा डिफरेंस पूछ सकता है कि कॉल्डेरा और ये क्रेटर क्या होता है, ठीक है। कॉल्डेरा लाइक की वो तब बनेगा जब ज्वालामुखी थोड़ी शांत हो जाएगी, तो बड़ा सा गड्ढा बनेगा, तो कॉल्डेरा टाइप का होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एक लेक है, तो उस लेक का नाम आई थिंक लोनार लेक है, आई थिंक, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कॉल्डेरा बड़ा सा गड्ढा टाइप का है, ठीक है। तो वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉल्डेरा। देन हम ये समझ गए कि वोल्केनो में और क्या क्या होता है। देन इसके बाद हम थोड़ा लाइक और अभी हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है, ज्वालामुखी की कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्गीकरण क्या होता है। देन उससे पहले एक और चीज़ हम समझ लेते हैं जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एक होता है फेल्सिक, एक होता है मैफिक, ठीक है। तो वैसे तो हम ये एसिडिक और बेसिक वाला समझ गए, तो ये इससे ही संबंधित है, वो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो एक होता है फेल्सिक और एक होता है मैफिक, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ना, लाइक ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, बट उत्तराखंड पीसीएस का इतना स्टैंडर्ड है नहीं कि लाइक उतना डीप जाके पूछेगा, बट लिटरली नहीं पूछता इतना डीप जाके, बट मेंस के लिए सही है, मेंस में डायरेक्टली लिखने को आता है, बट फिर भी अगर पूछ दिया तो देन तब के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो कुछ छोड़ते नहीं है, कर लेते हैं इसको। तो फेल्सिक में क्या होता है कि लाइक इसमें ना 60% सिलिका की मात्रा होती है, ठीक है, और 60% से अधिक किसमें, फेल्सिक में। तो यहीं पे लिख देता हूँ। तो जो सिलिका होता है ना, इसका जो परसेंटेज होता है लाइक वो 60% से ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा है सिलिका की कंटेंट इसमें। तो फिर क्या होगा, और जो दूसरा वाला होता है जो मैफिक होता है, इसमें लाइक 52% से कम, ठीक है, मतलब 50% से कम मान के चलो, 50% से कम क्या होता है, सिलिका की मात्रा। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं फेल्सिक और मैफिक। सिलिका की मात्रा 60 से ज़्यादा, इसमें सिलिका की मात्रा 50 से कम। तो अब जो मैफिक वाला होगा, जब इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी, ठीक है, अभी हमने देखा था ऊपर, कहाँ गया ये, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी तो उसमें आयरन और मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सेम वही मैफिक वाला, तो इसमें किसका कंटेंट ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम और आयरन, तो इसका कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको हम फेरो मैग्नीशियम कहते हैं, बट छोड़ो, अभी इतना याद रखना है कि मैग्नीशियम और आयरन का कंटेंट ज़्यादा होगा, जिसमें मैफिक वाले में। ये जैसे यहाँ पे लिखा तो है, क्षारीय या बेसिक, सिलिका की मात्रा कम तो आयरन और मैग्नीशियम होंगे, मैग्नीज होगा तो इसको ही मैफिक कहते हैं। अब इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको फेल्सिक लावा कहते हैं, ठीक है। और ये लावा बहुत चिपचिपा होता है, ठीक है, चिपचिपा। तो सिलिका की मात्रा ज़्यादा, तो जो लावा होगा वो चिपचिपा होगा। तो हम इतना समझ गए। देन इसके बाद अब हम डायरेक्टली जाते हैं इसके टाइप में। ये तो था थोड़ा बेसिक लाइक कि इसको समझ, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसके बाद थोड़ा इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्गीकरण, ठीक है। तो ये कितने प्रकार से किस किस टाइप से होता है। एक होता है आपका उद्गार के आधार पर, ठीक है, उद्गार के आधार पर, ठीक है, उद्गार के आधार पर। दूसरा होता है आपका लाइक कैसे बताऊँ, हाँ, उद्गार, एक होता है उद्गार का स्वरूप क्या है, ठीक है, इस उद्गार का स्वरूप क्या है, यानी कि भी देखेंगे इसको। देन तीसरा होता है लाइक संरचना, वो क्या हो रहा है, संरचना के बेस में। तो अब देख लेते हैं उद्गार, ठीक है, लाइक ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने कि एक होता है एक्टिव, पेन क्यों चल रहा है, एक होता है एक्टिव, एक होता है आपका डोरमेंट, और एक क्या होता है, एक होता है एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो एक्टिव मतलब कि जो एक्टिव है, ठीक है, इसको सगरी कहेंगे। एक्टिव मतलब कि जो एक्टिव है, यानी कि प्रॉपर उसमें से इरप्शन हो रहा है। और डोरमेंट मतलब कि जो थोड़ा शांत है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, जैसे 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल के लिए शांत हो गया, देन फिर उसके बाद वो तपस्या कर रहा है, फिर उसके बाद एकदम फूटेगा बाहर से, ठीक है। तो उसको आपका सुषुप्त कहते हैं हिंदी में, सुषुप्त, दैट इज कॉल्ड डोरमेंट, ठीक है। और ये एक्टिव था, सुषुप्त था, और ये एक्सटिंक्ट है, यानी कि गया, शांत हो गया हमेशा के लिए, ठीक है, अब नहीं फूटेगा ये। मतलब मोस्टली केसेस में है कि नहीं फूटेगा। तो ये हो गया एक्सटिंक्ट, तो ये हो गया उद्गार के आधार पर, ठीक है। देन उसके बाद हम एक बार पहले संरचना देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे उद्गार और स्वरूप। चल क्यों नहीं रहा है। तो संरचना के आधार पर क्या होता है कि एक राख प्रकार का, यानी कि जिसमें राख निकलती है, ठीक है, ऐश कहते हैं जिसको। देन एक होता है लावा प्रकार का ज्वालामुखी, वैसे तो सभी में लावा निकलता है, बट फिर भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे किसी में राख निकलेगा, बता दें मैंने, ठीक है, ऐश निकला केवल, ठीक है, ऐसी ऐश निकलता है उसमें, इतना सारा राख निकलेगा। फिर इसमें किसी में लावा निकलता है, सिर्फ लावा ही लावा निकलेगा, और कोई मिश्रित भी होता है, ठीक है, मिक्स्ड, लावा भी निकलेगा उसमें, राख भी निकलेगा, तो ऐसे भी होते हैं। तो संरचना के आधार पर हो गए। देन ये हो गया अब उद्गार के स्वरूप के आधार पर। उद्गार का स्वरूप मतलब कि एक होता है केंद्रीय उद्गार, जो कि केंद्र से निकलेगा। एक होता है दरारों से निकलेगा, ठीक है, दरार, जैसे कि लाइक ये वोल्केनो है, ये केंद्र से निकलेगा, केवल सिर्फ केंद्र से निकलेगा, तो इसको केंद्रीय। दूसरा दरार है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी दरारें होंगे, ठीक है। तो कोई यहाँ से निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो ये दरार प्रकार का, ठीक है। तो ये केंद्र समझ गए हम, केंद्र से निकलेगा। और दूसरा जो दरार वाला होगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी।
ठीक है? तो अभी हम जो केंद्रीय ज्वालामुखी है उसके टाइप देखेंगे कि कहाँ-कहाँ केंद्रीय वाले पाए जाते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है? तो सक्रिय हम समझ गए सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, और हम सुषुप्त समझ गए और शांत क्या है वो भी समझ गए, ठीक है? तो अब सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, सक्रिय से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जैसे कि मैंने बताया कि वो प्रॉपर आपका वहाँ से इरप्शन होते रहता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेना जो एग्जाम के लिए पूछता है, और अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ से ना इनको अच्छे से रट लेना, ये तो डायरेक्टली पीसीएस का बेस्ट टॉपिक है, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो ये तो बेस्ट है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। अगर अभी तक नहीं भी जो ऊपर का जो मैंने बताया अभी तक वहाँ पे से अगर अच्छे से नहीं भी देखा तो इट्स ओके, बट इसको तो रट लेना, ठीक है? तो सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे पहले हम देखते हैं एटना, ये तो फेमस है, ठीक है? देन स्ट्रम्बोली, स्ट्रम्बोली, देन एक और है, एक है आपका माउंट रेनियर, ठीक है? माउंट रेनियर, देन एक है किलायू। वैसे तो और भी है, ठीक है, बट ये थोड़े फेमस है, लाइक जो न्यूज़ में रहते हैं। तो याद रखो जो एटना है और जो स्ट्रम्बोली है, तो ये दोनों के दोनों इटली में है, ठीक है? स्ट्रम्बोली को आपका लाइट हाउस ऑफ द इटली भी कहते हैं, ठीक है? या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन से भी कहते हैं, ठीक है? तो जो भूमध्य सागर है, तो वहाँ पे है ये, तो लाइट हाउस ऑफ भूमध्य सागर किसको कहेंगे, तो स्ट्रम्बोली को कहेंगे, ठीक है? और ऐसी एटना है, ये दोनों इटली में है, जो सक्रिय है, और माउंट रेनियर आपका यूएसए में है, ठीक है? ये डायरेक्टली याद रखना। किलायू आपका कहाँ पे, ये हवाई में है, ठीक है? हवाई, तो ये भी यूएसए का ही पार्ट है। ओके, तो ये हो गया हमारी सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है? देन उसके बाद और क्या, हाँ, अब उसके बाद डायरेक्ट हम जाते हैं कि लाइक ये सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है? यानी कि जो डोरमेंट होता है, तो एक है माउंट विसुवियस, तो ये आपका डोरमेंट है, ठीक है? माउंट विसुवियस, विसुवियस, ठीक है? तो जो माउंट विसुवियस है, ये आपका डोरमेंट टाइप का है, ठीक है? सुषुप्त यानी कि सोया हुआ, ये भी इटली में है। देन इतना हो गया, देन इसके बाद जो एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही है सक्रिय ज्वालामुखी कौन है और सुसुप्त कौन है, ठीक है? और एक लाइक और एक कुछ याद आ रहा है, मैं आई थिंक रिकॉल नहीं कर पा रहा, कुछ है एक, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, वो क्या है, लाइक वेट वेट वेट, हाँ, अपने इंडिया में जो अंडमान निकोबार है, तो वहाँ पे जो बैरन आइलैंड है, ठीक है? बैरन आइसलैंड, तो ये भी आपका एक ज्वालामुखी है जो प्रॉपर आपका इरेप्ट होते रहता है, ठीक है? तो ये भी आपका एक्टिव वॉल्केनो है, ये अपने यहाँ एक के लिए याद रखना है, इंडिया के लिए, ठीक है? देन और अब हम इसमें डायरेक्टली क्या जाते हैं, हम्म, इसको समझने के लिए हमने ये हो गया सुसुप्त समझ गए और एक्टिव भी समझ गए। अब हाँ, अब हम एक बार ना इसको भी देख लेते हैं, केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी, ठीक है? तो केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी है, इसके थोड़े बहुत टाइप है, उसको हम समझ लेते हैं। देन उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेवल में ले जाएंगे। पहली बात तो समझ गए कि यहाँ पे से एक वेंट होगी, एक जो नली होती है वहीं से निकलेगा केंद्रीय ज्वालामुखी, तो एक ही उसका सोर्स होता है जहाँ से वो इरप्शन होगा, जहाँ से बाहर निकलेगा। और जो केंद्रीय प्रकार के होंगे मैंने बताया वो किस प्रकार के होते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा है जस्ट, ठीक है? अच्छे से देखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो क्या होगा, ये केंद्रीय वाला, मतलब दोनों केंद्रीय वाले, बट कैसे बताऊँ, चलो इसको रहने दो, ऐसे ही समझो डायरेक्टली। केंद्रीय वाला एक चीज याद रख लो कि केंद्र से निकलेगा, और क्या, डायरेक्ट टाइप में जाता है, ठीक है? तो एक है हवाईयन टाइप का आइलैंड, ठीक है? उसको कहते हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है? तो अब जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है, अब वो क्या होता है कि इसकी विशेषता है, ठीक है? तो इसमें हवाई तुल्य वाले में विस्फोट की क्रिया थोड़ी कम होती है, इसका डायग्राम थोड़ा बना ट्राई करता हूँ बनाने का, ठीक है? लाइक ऐसे, ठीक है? जो भी है, ठीक है? तो ये आपका हवाई तुल्य ज्वालामुखी का थोड़ा मतलब इस टाइप से होता है, थोड़ा समझते इसको क्या है कि, तो इसमें क्या होगा कि जो विस्फोट होगा, विस्फोट ये कम होगा, तो सिंपल सी बात है, जब विस्फोट कम होगा तो सिंपल सी बात है, तो इसमें कौन सा कंटेंट ज्यादा होगा, ये बताओ, लाइक अम्लीय प्रकार का होगा या फिर ये क्षारीय प्रकार का होगा, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा कैसा लग रहा है, चपटा टाइप का लग रहा है, तो अभी मैंने बताया था जो चपटा वाला होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो लावा होगा वो पतला होगा, यानी दूर तक फैलेगा भाई। तो वही तो बताया ना अभी मैंने ऊपर कि जो पतला लावा होगा वो कौन सा होता है, वो बेसिक होता है, ठीक है? ये देखिए,
बेसिक यानी कि क्षारीय। गाढ़ा कौन होगा? एसिडिक। क्षारीय क्या होगा? पतला। पतला। ठीक है, तो वही है। तो जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है सीधा पूछ देगा कि ये किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो याद रखो इसमें जो लावा होगा पतला होगा। जब लावा पतला होगा तो हमें खुद समझ में आना है कि दूर तक फैलेगा, दूर तक फैलेगा तो वो फिर वो एक शील्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हवाई तुल्य हमने समझ लिया। इसमें इरप्शन नहीं होगा ज़्यादा उतना। ठीक है, यानी कि दूर तक नहीं फैलेगा। इरप्शन तो होगा बट ऐसे विस्फोट नहीं करेगा ये, कम विस्फोट करेगा। तो कम विस्फोट करने वाला कौन होता है? जिसका पतला लावा होगा। क्योंकि जब लावा पतला होगा तो वो उसका जो वेंट है ना, जो उसका छिद्र है, केंद्र, वहाँ पे कोई रुकावट ही नहीं आएगी। वो निकलते रहेगा प्रॉपर, आराम से निकलते रहेगा, वो ऐसे बहते रहेगा, इधर-उधर को बहते रहेगा ऐसे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें गैस की मात्रा भी कम होंगी। गैस मतलब कि जो गैसेस आती है वो भी कम निकलेगा इसमें। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपका यही है, किलायु। हवाई तुल्य ज्वालामुखी में एक एग्जाम्पल है, उसको हम किलाई ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, जो हवाई द्वीप में है। क्या है? किलाविया। तो ये हम समझ गए हवाई तुल्य ज्वालामुखी क्या होती है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं स्टम्बोली। भी हमने समझ लिया था स्टम्बोली पहले कहाँ पे है, ये आपका इटली में है। तो इसको तो देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि स्टम्बोली किस प्रकार का होगा। ज्वालामुखी। ठीक है, सेंस लगाना है। मैंने बोला लाइट हाउस कहते हैं उसको, भूमध्य सागर का। ठीक है, क्या कहते हैं? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो इसका वॉल्केनो होगा ना, ऐसे दूर तक फैलेगा। ठीक है, याद रखो ये तो अम्लीय प्रकार का होगा। तो जिसमें लावा होगा, जो इसमें मैग्मा होगा, अम्लीय प्रकार का होगा, दूर तक फैलेगा। ठीक है, तो इसमें से गैस भी निकलता है और ये रुक रुक कर निकलेगा। गाढ़ा होगा तो गाढ़ा होगा, एक बार आपका विस्फोट हो गया, फिर जो लावा गाढ़ा है तो वो यहाँ पे छिद्र को बंद कर देगा। ठीक है, फिर नीचे और धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, फिर और विस्फोट होगा। ठीक है, तो रुक रुक कर, रुक रुक कर, रुक रुक कर बाहर आएगा। ठीक है, इरप्शन होगा। ठीक है। तो ये हो गया, हमने स्टम्बोली समझ लिया। और स्टम्बोली कहाँ पे, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, देन और हम इसको और क्या समझ सकते हैं? हम्म, हाँ, एक विसुवियस प्रकार का मैंने बताया था, जो कि डोरमेंट हो गया। विसुवियस सोया रहता है, विसुवियस ज्वालामुखी। तो इसमें मतलब क्या होता है कि अब देखो मैंने बताना वो सोए रहेगा, तो सिंपल सी बात है, वो लंबे टाइम तक सोए रहेगा। लेकिन जब वो विस्फोट होगा, जब भी विस्फोट होगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो भयंकर विस्फोट होगा उसमें। ठीक है, भयंकर विस्फोट, भयंकर विस्फोट। मतलब अपने अंदर खून खौला के रखा उसने। होता है ना, जब हमें गुस्सा आता है, कंट्रोल करते, कंट्रोल 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 मामू, उस टाइप से। तो फिर एक टाइम बाद वो इतना भयंकर तरह से विस्फोट होगा कि उसमें भयंकर विस्फोट हो जाता है। तो उसको विसुवियस प्रकार का कहते हैं, जो सोए रहता है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा कि लाइक जैसे ये ज्वालामुखी है। ठीक है, ये सॉरी गलत बन गया थोड़ा, ये तो फिर शील्ड वाला बन जाएगा ना। जैसे ये, तो जब फैलेगा फिर ऐसे, तो इसमें फूल गोभी बन जाएगी। फूल मतलब कि इसमें राख वाख सब निकलेगा, राख निकलेगा। ठीक है, इसमें धुआं निकलेगा, सब कुछ निकलता है विसुवियस वाले में। ऐसे फूल गोभी तरह बहुत दूर दूर तक उसके फैलेंगे। जो बादल होंगे इसके बादल बहुत दूर दूर तक फैलेंगे, राख जो होगी बहुत दूर दूर तक फैलेगी। ठीक है, तो ये आपका विसुवियस हो गया। एक होता है आपका पिलियन। तो ये भी थोड़ा इसी प्रकार का है। ठीक है, इसमें भी विस्फोट होता है। देन अभी अभी हम इतना ही देखते हैं। ठीक है, ज्यादा फिर ये थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा। राग हमने देख लिया, विसुवियस टाइप का स्टम्बोली देख लिया, हवाई अंतरिक्ष ज्वालामुखी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे से इतना सही हो गया। देन हमने अभी एक चीज नहीं देखी बस, तो ये केंद्रीय हो गया। दरार, एक बार दरार को थोड़ी समझ लेते हैं, दरार प्रकार का ज्वालामुखी होती क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो मतलब पहली बात तो सिंपल सा पता लगी, इसमें दरारें होंगी बहुत सारी, तो दरार उससे निकलेगा ऐसे ऐसे। तो मतलब कोई फिक्स रूट नहीं होता, कहीं से भी निकल जाएगा इसमें जो आपका मैग्मा होगा। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा कि लाइक इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम ये देखते हैं। ठीक है, तो जो दरारी प्रकार का है, उसका एग्जाम्पल हम अपने इंडिया में देखते हैं। पहले दक्कन का जो पठार है, दक्कन पठार, तो ये आपका दरारी प्रकार का एग्जाम्पल है, इसको रट लो। ये दक्कन का जो हमारा ट्रैप है, दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, ये आपका केंद्रीय उद्गार वाला है या फिर दरारी उद्गार वाला। तो ये दरारी उद्गार वाला है, तो इसको हमें ऐसे याद रखना है। और जो मध्य अटलांटिक घटक है, ठीक है, मिड अटलांटिक रीज कहते हैं जिसको। तो अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे कि जो ये मध्य अटलांटिक घटक है, इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब है, मध्य अटलांटिक घटक। तो ये भी आपका दरारी प्रकार का है, तो इसमें से इसका एक प्रकार है। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से समझ लिया। देन इसके बाद वीडियो हो चुका है बहुत लंबा, देन इसको हम जल्दी से समराइज करते हैं। अब थोड़ी बहुत और टॉपिक बची है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो ज्वालामुखी है,
इसमें से ना जो ज्वालामुखी है इसमें से इस ज्वालामुखी से स्थल की आकृति बनती है बहुत सारी। ज्वालामुखी से क्या बनती है? स्थल में आकृतियां, स्थल आकृति। तो अब वो स्थल में आकृति किस प्रकार की होगी वो हम देख लेते हैं। एक वो आकृतियां जो बाहर बनेंगी, ठीक है, कहाँ गया पेज, कहाँ गया? तो इस ज्वालामुखी से आकृतियां बनती हैं। एक होती है बराह यानी कि बाहर, और एक होंगी अंदर, उसको कहते हैं आंतरिक, या क्या लिखूं, आंतरिक लिख देता हूँ, ठीक है। तो ज्वालामुखी से दो प्रकार की हमारी स्थल आकृतियां बनेंगी, एक बाह्य स्थल आकृतियां, एक आंतरिक स्थल आकृतियां, ठीक है। आंतरिक मतलब कि उसके अंदर, अर्थ के अंदर, मतलब जो क्रस्ट है क्रस्ट के अंदर, ठीक है, नॉट के बाहर। बाह्य मतलब कि जो हम जिसको हम देख सकते हैं, आंतरिक जिसको हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब ब्राही वाले को हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें किस किस प्रकार का होगा। दो चीज तो हम पहले समझ गए, एक तो हमने सिल्ड समझ लिया था, गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। एक आपका सिल्ड प्रकार का ज्वालामुखी होगा, सिल्ड, ठीक है। ये हमने देख लिया था कि लाइक इस प्रकार से होगा, ठीक है। जैसे ये वेंट है, यहाँ से निकलेगा ऐसे करके, ऐसे फैलेगा, दूर तक फैलेगा ये, ठीक है। और ये पतला होगा इसका लावा। तो ब्राही में एक क्या हो गया, सिल्ड हो गया, सिल्ड प्रकार का ज्वालामुखी। देन दूसरा हो गया राख, अभी हमने पढ़ा था पीछे, राख। तो राख, इसको सिंडर भी कहते हैं, ठीक है, तो क्या देंगे, सिंडर। अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लाइक अभी हमने देखा था कि ये आपका वॉल्केनो है या आपकी नलिका है, तो इसके आसपास ही मतलब जो मैग्मा है, सॉरी लावा है, वो जम जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो नलिका होगी, यानी कि ये वेंट कहते हैं जिसको, तो नलिका के आसपास जो पदार्थ आएंगे, ठीक है, अंदर से, वो इसमें जम जाते हैं किनारे किनारे में, ऐसे 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 ऐसे। तो फिर जो जमाव हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े जो पदार्थ है, ठीक है, क्रेटर के पास, ये फिर जमा होने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर शंकु जो है ना, फिर इससे दूर जाएंगे थोड़ा, मतलब ऐसे 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 ऐसे। तो लावा इसमें बहुत चिपचिपा होता है, तो इसलिए ऐसे जमा हो जाएंगे। तो ये राख और सिंडर कहते हैं इसको, ठीक है, वैसे याद रख लो। राख प्रकार का, और राख निकलेगा उसमें से, ठीक है। राख क्या होगा, राख आएगी, फिर जमा। देन एक होता है कंपोजिट, कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट, व्हाट द हेल, कंपोजिट। तो जो कंपोजिट कौन है, कंपोजिट शंकु कहते हैं इसको, कंपोजिट शंकु प्रकार का ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि शंकु से ऊंचे होते हैं, ठीक है, जो हमने ये पढ़ा था राख या सिंडर वाले। तो इससे कंपोजिट वाले जो होंगे, ये इससे ऊंचे होंगे, इससे क्या होंगे, ऊंचे होंगे, ठीक है। इनकी हाइट और ज्यादा होगी ऐसे, मतलब इनकी हाइट बड़ी होती है, जिससे सिड्डर और शंकु से बड़ी होती है इनकी हाइट। तो इनमें क्या होता है कि इसमें लेयर बनती है। अब वो लेयर बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, पहले यहाँ से राख आया, जमा हो गया, ये राख जमा हुआ, देन राख जमा हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे से आपका लावा आया, तो लावा अपने साथ क्या लाया, पत्थर लाया, अंदर से मटेरियल लाया, ये लावा हो गया, ठीक है। ये अंदर क्या था, क्षार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये राख था, फिर ये आपका लावा हो गया। फिर अब दोबारा इसके इसके बाहर एक और लेयर बन जाएगी, फिर दोबारा राख आ जाएगा, देखो, फिर लो भाई, और क्या जाएगा, लावा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्तर बनेंगे, स्तर, स्तर मतलब समझ रहे हो, राख, लावा, राख, लावा, तो ऐसे ये प्रोसेस चलते रहेगी। तो कंपोजिट प्रकार के शंकु है, ठीक है। तो ये और ऊंचे होते रहेंगे, ठीक है, और ऊंचे होते रहेंगे। तो दो चीज समझ गए, राख और सिंडर। राख वाले में तो राखी जमा होगी, और कंपोजिट वाले में क्या होता है कि राख भी और जो लावा है वो भी, ठीक है। और ये जो राख और सिंडर है उससे बड़े होंगे, ऊंचे होंगे। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। और इसमें भी लावा चिपचिपा होगा, और ऊपर वाले में लावा चिपचिपा होगा, ठीक है। तो ये दो चीज हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। देन एक और चीज, ये तो मतलब ऐसे बता दोगे आप लोग, ठीक है। तो ये एसिडिक प्रकार का होगा, क्यों बता दिया मैंने, ठीक है। गाढ़ा होता था, ठीक है, इसको एसिडिटी ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है। और अब सेंस लगाना है कि जो एसिडिक होगा, मैंने बताया था पहले, विस्फोटक प्रकार का भी होगा भाई, ठीक है। जो मटेरियल आ रहा है वो ग्रुप क्या आएगा। तो जहां जहां भी एसिडिक होगा, विस्फोट होगा, खुद समझ जाना है। और वो थोड़ा ऊंचे बनेंगे, ठीक है, उनका जो कोन होगा वो ऊंचे होंगे और चिपचिपे होंगे। तो ये हमने ऐसे समझ लिया। देन और क्या हो सकता है, हम्म, तो ये तीन चीजें हमने समझ लिया, ठीक है, राख, सिल्ट, कंपोजिट। और कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट में एक चीज, कुछ एक और चीज बताने की सोच रहा, कुछ छूट रहा है। सिल्ट हो गया, राख हो गया, कंपोजिट हो गया,
और क्या होता है बेसाल्टिक? नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलो याद नहीं आ रहा, लीव इट। अभी इतना याद रख लो, सिल्ट क्या होता है, रॉक और सिंडर क्या होता है, और कंपोजिट क्या होता है, ठीक है। याद आएगा तो बता दूंगा। अब हम जाते हैं आंतरिक वाले में, और ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा मतलब इसमें से पूछता है, और इसमें से डायरेक्टली पूछता है एग्जाम में। कुछ नहीं है, तीन चार चीजें हम अच्छे से लिख ले रहे हैं पहले, ठीक है। साइड में लिख ले रहे हैं। ओके, एक होता है डाइक, एक होता है सिल सिल, और एक होता है लैकोलिथ लैकोलिथ लैको, एक होता है लैकोलिथ, एक होता है लोपोलिथ, एक होता है फैकोलिथ, और क्या छूट रहा है, एक होता है बैथोलिथ, ठीक है, बैथोलिथ। तो ये चीजें अच्छे समझ लो, मजा आएगा। देन इसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही समझना है, इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। तो इसको हम कॉपी करके थोड़ा ऊपर पहुंचा देते हैं, ठीक है। ओह नो नो, सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है भाई? नहीं, कट हो गया ये, नहीं वापस आ जाएगा। कॉपी, ओके, इसको मिटाओ। तो अब क्या करना है? कॉपी जब हो गया तो ये भी लिख लेता हूँ, क्या कर दिया, आई एम स्टूपिड मैन, आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहीं पे समझ लेते हैं इसको, वैसे ही बनाई दिया तो एक होता है डाइक, एक होता है सिल, एक होता है लैकोलिथ, एक होता है लोपोलिथ, एक होता है फैकोलिथ, एक होता है बैथोलिथ, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो पहली बात, ये सब आंतरिक क्या है, आंतरिक स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, यानी कि इसको हम कहते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ओके। जो इससे पहले हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था क्या, सिल्ड पढ़ा था, सिंडर पढ़ा था, कंपोजिट पढ़ा था, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक्स, ई एक्स एक्स, ठीक है, ट्रू सिव, जो हमने पढ़ा था, जिसमें सिल्ड आया था, कंपोजिट आया था, और उसमें क्या था, सिंडर या कौन जो भी है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आंतरिक, यानी कि इंट्रूसिव, इंट्रूसिव, तो ये इंट्रूसिव है, ठीक है, आंतरिक। तो डाइक, सिल, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ और बैथोलिथ, यानी कि जो क्रस्ट है उसके अंदर की ये आकृतियां हैं, ये सब, इन सब में आपका मैग्मा बहेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग मैग्मा, इन सब में क्या बहेगा, मैग्मा, क्योंकि जब मैग्मा बाहर आएगा तो उसको लावा कहेंगे, तो ये भी क्रस्ट के अंदर है तो मैग्मा होगा इन सब में। तो बस आकृतियां देखनी है कैसा होता है, इतना ही पूछता है एग्जाम में कि डाइक किस प्रकार का होगा। सबसे हम जाते हैं पहले बैथोलिथ से, ठीक है। तो जो नीचे का है ना एकदम बॉर्डर में, ये सपोज करो क्रस्ट है, उसका सबसे नीचे का भाग, जितना हम डीप जाएंगे तो ये इस टाइप से होता है थोड़ा, ठीक है, लाइक गुम्बद के आकार का, ये ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये आपका बैथोलिथ है, सबसे नीचे पाया जाएगा बैथोलिथ, इतना याद रखो। ये स्ट्रक्चर अच्छे से देखना, ठीक है। ये गुम्बद के आकार का होगा, ठीक है, गुम्बद के आकार का थोड़ा होगा। और एक बनता किससे, ग्रेनाइट से, ऐसे याद रख लो, ग्रेनाइट मटेरियल से बनता है, ठीक है। ग्रेनाइट से बनेगा। देन उसके बाद क्या होता है कि इसमें हम एक और पढ़ते हैं, ये हो गया बैथोलिथ। देन इसके बाद हम जाते हैं जो थोड़ा इजी है, डाइक। तो डाइक हमेशा याद रखो, डाइक कैसा होगा, हम्म, डाइक हमेशा ना इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये, इसको हम डाइक कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ये समकोण पर निर्मित होता है, ठीक है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा ये। तो इसको हम वर्टिकल कहते हैं, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में होगा, ठीक है, वर्टिकल। और एक होता है आपका ये, इसको हम ये क्या था, ये था डाइक आपका, ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पे डाइक। और इसको सिल कहते हैं, सिल। तो सिल कैसे होगा, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, ठीक है। तो याद रखना है इसे, ठीक है। डाइक कैसा था, ऊर्ध्वाधर, जगह नहीं है लिखने की, बहुत जगह है, ऊर्ध्वाधर हिंदी में। और सिल कैसा होगा, क्षैतिज हिंदी में, ओरिएंटल और ये वर्टिकल। तो सिल होगा हमेशा याद रखना क्षैतिज, और जो डाइक होगा वो कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर। तो और जो ये डाइक होगा ना, ये बहुत लाइक आपका जो सॉरी जो सिल होगा बहुत दूर तक फैल रहता है, ऐसे टन के अंदर ही दूर तक फैल रहेगा, ऐसे ऐसे डाइक भी फैल रहता है। बट अभी देख, इतना हो गया, डाइक समझ गए हम क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होगा। और क्षैतिज, सिल क्या होता है, क्षैतिज होता है। और देन नेक्स्ट हम देखते हैं फैकोलिथ। अब ये नाम से याद करना, ठीक है, फैकोलिथ,
देखो क्या लग रहा है, मतलब नाम से समझते हैं इसको, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। फैकोलिथ यानी जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं, सपोज़ करो एक बॉल है, ये मैंने बॉल फेंकी, तो ये बॉल जब फेंकेंगे ना, तो ऊपर जाएगी पहले, फिर नीचे आएगी, जंप करेगी, फिर टकराएगी, फिर और ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर और ऊपर जाएगी। तो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? ऐसे, 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 ऐसे। तो यही है सबसे ईज़ी एग्ज़ाम्पल था ये। जो फैकोलिथ होगा ना, वो कैसा होता है? फैको, ऐसे। तो इस टाइप की जो भी आकृतियाँ होंगी, ये एक होता है अवनति, एक होता है उन्नति, पता नहीं कुछ ऐसे कहते हैं, ठीक है? लाइक मैं भूल रहा हूँ उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन हो गया ना, तो वही हो गया ये। तो एक में टर्फ और इसमें क्रस्ट बनती है, ठीक है? टर्फ कहते हैं और एक क्रस्ट बन जो भी है। तो ये याद रख लो ऐसे ही फैकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है? तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का स्ट्रक्चर होता है इसमें, ये फैकोलिथ हो गया, ठीक है? और ऐसे ही होगा, पहाड़ पूरा ऐसा ही होगा अंदर ही अंदर, ऐसे पूरा सांप की तरह, ठीक है? पूरी वेव की तरह बनती है इसमें जो स्ट्रक्चर होगा, ये हो गया फैकोलिथ। डाइक कर लिया, सील कर लिया, बैथोलिथ कर लिया और फैकोलिथ कर लिया, ठीक है? देन अब हम क्या देखते हैं? हाँ, अब 2 बचे, एक है लोपोलिथ, एक है फैकोलिथ। देखो नाम से पता चल रहा है, ठीक है? ये इसी स्ट्रक्चर को यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है? ये भी अंदर का स्ट्रक्चर है। लोपोलिथ, लो मतलब क्या होता है? नाम को समझ के पढ़ना, लोपोलिथ। यानी कि लो मतलब क्या है? डाउन, यानी कि गिर गया कोई, मतलब वैसा वाला, ठीक है? डाउनफॉल चल रहा है ना किसी का, तो बाउंस बैक करूँगा इस टाइप से। तो लोपोलिथ, लो, नाम में छिपा है लो, यानी कि डाउन, डाउन चल रहा है। तो ये डाउन, ये डाउन, इस टाइप से। तो जो ये भी, तो ये जो इस टाइप से पूरा स्ट्रक्चर होगा ना, वो समझाने के लिए बोला था मैंने डाउन वगैरह, ठीक है? ये डाउन, टर्न डाउन को, फिर ऐसे ही पहले डाउन जाएगा, फिर बाउंस बैक मारेगा ऐसे ऊपर को। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इस टाइप से, ठीक है? ये स्ट्रक्चर बनेगा ये कटोरे का आकार का। तो ये है, क्या हुआ? वन कटोरा, हाँ। तो ये है आपका क्या? लोपोलिथ, लोपोलिथ। तो इसको क्या कहेंगे? और इसको कहेंगे हम अवतल, अवतल, यानी कि कॉनकेव, कॉनकेव, केव बन रही है देखो, ठीक है? ये केव। तो ये आपका अवतल प्रकार का हो गया लोपोलिथ। देन एक और बचा, वो है क्या? लेकोलिथ। ये उसका उल्टा हो गया। इस प्रकार की जो भी आकृतियां होंगी, लाइक ये पेन क्या हो गया? आई एम सॉरी, चल रहा है। तो ये उल्टा कटोरा, तो ये अवतल था तो ये उत्तल होगा, एज सिंपल एज। वो कौन कहता है? कॉन्वेक्स होगा, ठीक है? वो लोकोलिथ था, वो लोपोलिथ था, ये लोकोलिथ, इसलिए सबसे लास्ट में मैंने लोकोलिथ समझाया, ठीक है? तो जो लोकोलिथ था, ये मशरूम के टाइप का बनेगा, ठीक है? ये देखो ना, मशरूम बन रहा है, मशरूम ही समझ लो, लिख दो यहाँ पे मशरूम। कैसे लिखते हैं मशरूम? मशरूम, मशरूम बन रहा है ना, ऐसे करके होता है मशरूम। ये देखो, ये ऐसे तो होता है मशरूम, तो ऐसे तो बन रहा है। तो ये सब ना आकृतियां हैं, ये सब आकृतियां कहाँ? पहाड़ों के अंदर, ठीक है? क्रस्ट के अंदर। तो ये सब हमें कैसे चलेंगी? जब ऊपर से आपका ये जो पहाड़ है पूरा, तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी प्रोसेस होती है, हवा से, पानी से, यानी कि जब आपका क्या होता है, दो पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो लाइक क्या कहते हैं उसको, अवर्धन, ठीक है? और अपर्दन अवर्धन की जब प्रक्रिया होती है, तो ये बाहर का ये जो चट्टान है, इसका क्रस्ट, ये आपका गायब होता रहेगा, फिर जाके हमें ये स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है? तो अपर्दन और इन सब क्रियाओं के कारण ये सब बाहर की जो क्रस्ट है वो टूटेगी, घिस तरेगी, देन ये अगर आकृति हमें दिखती है, ठीक है? तो ये हमने बहुत ही डिटेल से समझा, बहुत ही डिटेल से, ठीक है? लोपोलिथ समझ गए, उल्टा मशरूम या उल्टा, इस उल्टा कटोरा, इसको हम अवतल कहते हैं, कॉनकेव, ये पूरा स्ट्रक्चर है। देन लोकोलिथ भी समझ गए हम, इसमें मशरूम बनेगा और इसमें सीधा मशरूम बनेगा, ठीक है? उत्तल। और बैतुलिथ समझ गए, ठीक है? बड़ा सा गुम्बद बनेगा एक, ग्रेनाइट से बनता है। फैकोलिथ समझ गए थे, बॉल फेंकी तो फेंकने वाला आकार बनेगा, ऐसे ऐसे वेव्स बनती है। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन का पूरा स्ट्रक्चर होगा उसमें। हमने सिल समझ लिया 36 प्रकार का होता है, डाई क्या होगा, और 2000 प्रकार का। तो ये सब क्या थे? ये इंट्रोसिव, यानी कि जो आंतरिक स्थलाकृतियां थी वो थी। तो ये हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया पूरा, जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है? देन उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो आपका एक है सरकम पैसिफिक बेल्ट, इसको परिप्रशांत मेखला कहते हैं, वो हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट कौन सा, जो मैंने बताया था अभी, लाइक जब हम पढ़ेंगे क्या, दिखा देता हूँ, ये जब हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तनिक, ठीक है? जल्दी से रिकैप कर लेते क्या क्या पढ़ा।
हमने पढ़ा ज्वालामुखी संवहनी धारा का सिद्धांत, हमने एक बार ऊपर से देखा, आर्थर होम्स ने दिया था। फिर हमने पढ़ा था संवहनी धारा का सिद्धांत होता क्या एक्चुअली, और डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। देन हमने देखा इसमें कि वोल्केनो कैसा होता है, नली क्या होती है, क्रेटर क्या होता है, फिर कोल्टेरा क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो अम्लीय लावा क्या होता है, क्षारीय लावा क्या होता है, ठीक है, और फेल्सिक और मैफिक क्या होता है, ठीक है। देन फिर हमने वर्गीकरण देखा उद्गार के आधार पर, उद्गार का स्वरूप, संरचना, ठीक है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। फिर केंद्रीय उद्गार क्या होता है, फिर दरार क्या होती है, वो भी देखा हमने। तो केंद्रीय वाले में भी हमने अच्छे से देखा, उसके बहुत सारे थे, ठीक है। फिर हमने दरार वाले भी समझा। फिर हमने संरचना देखी, लावा के प्रकार का, राख प्रकार का, मिश्रित प्रकार का। देन उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा, आपका आंतरिक स्थलाकृतियां, बाह्य स्थलाकृतियां, ठीक है, दोनों देखी, आंतरिक में भी समझ गए और बाह्य में भी समझ गए। तो ये हमारा टॉपिक हो गया क्लियर। थैंक यू।